साथियों, जो पुराना हमारा 3 दिसंबर का समझौता है वो ऐतिहासिक समझौता हुआ है। कुछ लोग उसकी तुलना 2000 से कर रहे हैं, लेकिन मैं 2000 से उसकी तुलना उसकी है ही नहीं, क्योंकि मैं उसे ऐतिहासिक समझौता मानता हूँ। 2000 का समझौता विद्युत बोर्ड का जो विघटन हो रहा था उसको बचाने के लिए था, यानी जो हमारा लक्ष्य था विद्युत बोर्ड के विघटन को बचाना, और हम बचा नहीं पाए। हाँ, समझौता बढ़िया हुआ था, एक विस्तृत समझौता हुआ था, जिसके कारण आज भी हम कारपोरेशन के कार्मिक होते हुए भी हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश के सारे लाभांश हमारे ऊपर लागू होते, ये उस समझौते का ही देन है। लेकिन उस समझौते को मैं विफल मानता हूँ, क्योंकि एक तो हम अपना बोर्ड नहीं बचा पाते, दूसरे हमने उसी समझौते से अपना पेंशन खो दिया, उसी समझौते के कारण हुआ था। लेकिन 3 दिसंबर का समझौता आपका जितना भी बिंदु था, केवल 2 बिंदु पेंशन और विकेंद्रीकरण, इन 2 बिंदुओं के अलावा टोटल 15 बिंदुओं पर आपका समझौता हुआ, और 15 बिंदुओं के 15 बिंदु पर 100% आपके पक्ष में अनुपालन, और आपकी संगठन समिति जो लाइन, जो फुल स्टार, जो शब्द लिखवाना था कई बार चेंज हुआ, लेकिन अंततः वही लाइन के साथ समझौता हुआ था। इस प्रकार से ऐतिहासिक समझौता आपका हुआ था, और वहां पर और एक समझौता भी कम होता। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित उनके मुख्य सलाहकार आदरणीय अवस्थी जी, माननीय ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी, और तीनों निगमों के डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, तीनों निगमों के MD की उपस्थिति में वह समझौता होता, और समझौते में और समझौता उसको कहना या नई बात या मांग को मान लेना निश्चित रूप से ये गलत होगा, क्योंकि वास्तव में जो समझौता हुआ था, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा कि आर्म, ऐसा लगता है कि आर्म टूट करके इस समझौते को कराए, हाई कोर्ट आपकी कहीं ना कहीं शक्ति पहचानती थी, जिससे यह देखना पड़ा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो समझौता है वह सरकार का बाह मड़ोड़ किया गया है। यह निश्चित रूप से यह आपकी शक्ति, जिसको उन्हें अपने लिखना पड़ा। लेकिन साथियों, जब आप पूरे कंटेंट पे ध्यान देंगे तो बाह मड़ोड़ करके कहना भी बिल्कुल भी गलत। इसलिए गलत है, उसमें एक भी मांग ऐसा नहीं है जो नया हो और इन्होंने माना। आप जो इर्रेगुलर तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो हमारी मांगे पहले से अनुवर्तक मिलती आ रही हैं, या तो उसे BOD आर्डर से या BOD आर्डर के बिना आप हमें कालांतर में नहीं देते हैं, पुनः आप उसे देंगे। जो इर्रेगुलर आप कार्य करते हैं रेगुलर करेंगे, इर्रेगुलर आप कार्य करते हैं, आप कोई कर्मचारी 10 बजे रोजाना ना आता हो, एक दिन समझौता करेंगे कल से मैं 10 बजे आऊंगा, अब 2 बजे नहीं आऊंगा, तो क्या वह समझौता हो जाएगा? क्या वो 10 बजे आना समझौता हो गया आना हो जाएगा? नहीं, 10 बजे आना तो तुम्हारा कर्तव्य था, अब आने लोगों को यह अच्छी बात। साथियों, पहला ही समझौता है कि अब जो हमारे डायरेक्टर, MD और चेयरमैन की नियुक्ति होगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अंतर्गत होगी। तो क्या हम कह रहे हैं कि नियम का पालन कर लो तो यह बात मड़ोड़ न हुए, और हम गलत कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आप हमारे एसएम्स की, जेई महोदय की, SDO महोदय की छोटी छोटी गलतियों पर आप सस्पेंड, हमारे तकनीशियन संवर्ग में सस्पेंड कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, उन्हें 100 गाज नोटिस दे रहे हैं। लेकिन कौन दे रहा है? जो बिल्कुल अवैध तरीके से नियुक्त आया है, वो खुद अवैध है इस पद पर आने के बाद, और वह व्यक्ति हमसे कहता है कि तुम गलत हो। हमें फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, जो मेरिट से स्कोर करता है वो मेरिट का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन आप केवल सरकार के सरपरस्त माने जाने, उनके प्रतिनिधि के कारण मात्र एक आदर से हमारे आकर के सरपरस्त और प्रबंधक उच्च प्रबंधन बन जाते हैं, जबकि आपके लिए यही व्यवस्था है कि सीधे चेयरमैन का एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, MD महोदय का एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, डायरेक्टर का एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, और उस पर आवेदन जो भी उसकी योग्यता रखेगा, उस योग्यताधारी जो भी होगा आवेदन करेगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद वो सेलेक्ट होगा, और एक कमेटी के द्वारा, उस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश होंगे, उनकी अध्यक्षता में यह बनेगी, और उसके बाद आप चयनित होंगे। लेकिन इन नियमों का आपने पालन कभी नहीं करेंगे, और उस नियमों का केवल पालन कराने का समझौता हो गया,
तो आर्म ट्विस्ट का सिद्धांत हो गया। केवल यह कहा जा रहा है कि आप नियम से आ जाइए और हमारी हमारा क्यों नियम से आ जाइए? पहले आप नियम से चयनित होकर आएंगे, तभी आप अगले को कह सकते हैं कि आप नियम से रहिए। आप खुद अवैध तरीके से आए हैं तो आप कैसे कहेंगे? अन्य जगहों पर इसी सिद्धांत के आधार पर हमने कहा कि अगर रॉ मटेरियल हमारा गंदा होगा तो क्या डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाएगी? किसी मशीन में जो उत्पादन वाली मशीन है उसमें गोबर डालेगा तो क्या वो चीनी निकलेगा? इसलिए अवैध तरीके से तुम आए हो, पहले वैध हो जाओ, उसके बाद हमें आदेश दो। तब तक हम, जब तक तुम अवैध तरीके से आए हो, हम तुम्हें अवैध अधिकारी मानते हो और किसी भी तुम्हारे आदेश का अनुपालन नहीं करेंगे। दूसरी बात, 3 पद का वेतनमान। साथियों, जितने लोग पुराने लोग हैं, शुक्ला भी है और उपाध्याय है, अन्य लोग भी जो पुराने यहाँ पेशेवर हैं, वो हम लोग जानते हैं कि अभी 2009 तक 3 पद का वेतनमान हर संवर्ग में लागू था। 3 पद का वेतनमान अगर हम कह रहे हैं कि 3 पद का वेतनमान आप हमें दे दीजिए, जो 2009 में आपने बंद कर दिया है, तो आज इष्ट का मामला और यह 3 पद का वेतनमान अभी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। उत्तराखंड सरकार अभी जस्ट इसी विधानसभा चुनाव से पहले, जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव एक साथ हुआ है, वहां पर उत्तराखंड और उत्तराखंड के चुनाव में 3 दिन तक इसी यही 72 घंटे की हड़ताल वहां भी थी और इतना तक हो गया था कि वहां पर सेना बुला ली गई थी वहां की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए। लेकिन साथियों, पूरे भारत में आपको मैं बता दूं, बिजली कर्मियों का विकल्प कोई नहीं। हम अगर कार्य छोड़ के चले जाते हैं तो यह कोई अन्य विभाग आके इसको नहीं चला पाए। सेना भी आ गई थी, वहां नहीं चला पाई और अंततः आपसे समझौता होता है और उसके बाद आपको 3 पद का वेतनमान वहां लागू और वहां भी डबल की सरकार है। तो साथियों, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, हमारी लड़ाई किसी प्रबंधन से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी एकता से, हमारी लड़ाई उन जयचंदों से है जो इसलिए कार्यक्रम जानने के बाद अभी भी अपने ऑफिस में बैठे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे साथी होते हुए उन्हें भी 3 पद का वेतनमान चाहिए, उन्हें भी बोनस चाहिए, उन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, लेकिन आज वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं। काम हम लोगों के पास भी है जो यहाँ पर आपको जागरण कराने आए हैं। 20 तारीख से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, हमारी चिंता है इसलिए हम दौड़ रहे हैं और आप जिले में ही कार्य करते हुए 2 घंटे का समय नहीं निकाल पाते हैं तो हमें ऐसे जयचंदों से वास्तव में लड़ाई। अगर हम उन्हें अपने गरीब और अपने कार्यक्रम में लाने में सफल हुए, अपने कार्यक्रम से जोड़ने में सफल हुए, तो हमारी लड़ाई किसी प्रबंधन और किसी सरकार से रह ही नहीं जाएगी। गारंटी ले लीजिए कि हमारी एकता जिस दिन प्रदर्शित वहां हो जाएगी, उसी दिन आपका समझौता भी लागू होगा और आगे की जो मांगे हैं वो भी पूरा होगा, उसमें कोई शक नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, 3 पद का वेतनमान अन्य संवर्ग के लिए लाभ तो चाहे अभियंता संवर्ग हो चाहे जूनियर इंजीनियर संवर्ग हो, सबके लाभ है। लेकिन यह समझौता 200 वर्ष के लिए बहुत ही जरूरी है और आंदोलन भी वास्तव में उन्हीं के कंधों पर पड़ा हुआ है। 2 नहीं बल्कि 3 हम कहेंगे। वह है तकनीकी संवर्ग, संविदा संवर्ग और लेखनी संवर्ग। संविदा संवर्ग का इसलिए कि कहीं 6,000, कहीं 8,000, कहीं 18,000, कहीं 22,000 विभिन्न प्रकार के वेतनमान है। एक उद्योग है, एक प्रदेश है, एक ही पद है, एक तरह का कार्य है, वेतनमान विभिन्न है। यह सबसे बड़ा अन्याय हमारे संविदा साथियों के साथ। इस समझौते में अभी हुआ है कि एक को अगर एक काम है, एक प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है, तो सबसे पहले तो इनका वेतनमान सबका समान होना चाहिए। इसके अलावा जब तक आप नियमित नहीं कर देते हैं, यह केवल तब तक सवाल है। संयुक्त संघर्ष समिति का लक्ष्य अपने संविदा साथी को नियमित कराने का है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, इस मंच से मैं बता दूं, संविदा कर्मचारी हमारे नियमित हो, यह केवल उनका स्वार्थ नहीं है, यह पूरे संयुक्त संघर्ष समिति और नियमित कर्मचारियों का भी स्वार्थ है। क्यों है?
जब 2000 की हड़ताल हुई थी तो हमारी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी। आज भी संख्या हमारी 1 लाख के आसपास ही है, लेकिन नियमित हम लगभग केवल 32 से 34 हजार हैं। शेष के साथी हमारे संविदा करा करते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो सरकार चाहता है नियमित कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे बहुत कम हो जाए, ताकि हम जो इस प्रकार की लड़ाइयां लड़ पा रहे हैं वो आगे न लड़। इसलिए अगर हम इन्हें किसी तरीके से भी नियमित करा ले जाते हैं तो हमारी पुनः संख्या 1 लाख होगी और आगे की लड़ाई के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए हमें अपने भी स्वार्थ के लिए, अपने नियमित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कराने के लिए भी हमें हर हाल में अपने संविदा साथियों को इन्हें नियमित करा। दूसरा, लीव संवर्ग और तकनीकी संवर्ग में वेतन का अंतर, उनके जो उच्च पद का वेतनमान है जस्ट आगे का अनुपात बहुत बड़ा है। हम आपको बता दें, हम लोगों की एसीपी अन्य संवर्ग में लगती है तो वो जब तक एसीपी लगती है वो अपने अगले पद का वेतनमान लगभग क्रॉस कर चुके होते। तो उन्हें जब एक पद एसीपी के रूप में जब उन्हें एक वेतन वृद्धि प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि हम दूसरे पद पे आ गए और उन्हें एक अच्छा लाभांश प्राप्त होता है। लेकिन हम जब एसीपी पाते हैं तो एक नहीं 4-5 आप वेतन वृद्धि जोड़ दीजिए तब भी जस्ट और अभियंता का वेतनमान हम कभी पार नहीं हो पाएंगे। इतना बड़ा अनुपात का गैप है। इसलिए अगर हमें ये 3 पद का वेतनमान कम से कम एसीपी के रूप में अगर यह हो गया कि हम 3000 की जगह और अभियंता महोदय का वेतनमान पा गए तो केवल यह अनुपात 9 साल के लिए खराब होगा। उसके बाद का जो वेतनमान है हमारा सही है। और यही सेम चीज हमारे मंत्री संवर्ग में और उत्तराखंड में ऐसे लागू हो चुकी है।